बैक टू एजुकेशन विद विधि। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। अब तक आपने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के काफ़ी टॉपिक्स हमारे साथ पढ़े हैं और उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ चुके हैं और नहीं जुड़े हैं, अभी नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताइएगा। पहले आप क्लास को अच्छे से देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा हमें आपको कैसी लगी क्लास और आप किस टॉपिक पर चाहेंगे क्लास आगे। तो देखिए बीएड फर्स्ट ईयर की यह क्लास आपकी चल रही है। तो देखिए आज हम करने वाले हैं एजुकेशन इन इंडिया यानी कि आपकी यूनिट 1 कंटेम्प्रेरी की, और आज हम पढ़ेंगे इसमें वैदिक पीरियड के बारे में। चलिए देखते हैं वैदिक पीरियड से आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल देखिए, प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक उनका प्रयोग किया जा सकता है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अथवा करके प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपकी सम्मति में यह शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोगी हो सकती है? Discuss in detail the chief characteristic of educational system of ancient India. How far this education can prove useful for modern in your opinion? यह आपसे पूछा जा सकता है, प्राचीन कालीन शिक्षा अथवा वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? प्रत्येक का विस्तृत परिचय दीजिए। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा की आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन? गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ टीच इन डिटेल। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ एशियंट इंडिया एजुकेशन फॉर मॉडर्न इंडिया एजुकेशन। चलिए बताते हैं आज हम इसका आंसर आपको। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं और आपका वैदिक काल क्या था? वैदिक काल आज से जो पहले, एक तरीके से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जो पहले जमाने में स्टडी होती थी वो आपके एक पेड़ के नीचे बैठ के कराई जाती थी। स्टूडेंट को यानी कि बच्चे को गुरु को सौंप दिया जाता था। उसमें कई प्रकार के संस्कार होते थे, आपका स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाया जाता था। सबसे पहले मंत्र बोलना, ये सब चीज़ें उस पढ़ाई के अंतर्गत सिखाई जाती थी। आपके लिए बैठने के लिए चेयर्स नहीं होती थी उस वक्त, जैसे आज के समय में आप लोग चेयर पर बैठते हो, कहीं बोरी कट्टा इस तरीके का तो कुछ बैठने के लिए मिलता ही नहीं। लेकिन आज से करीब 15 साल पहले भी, 15 से 20 साल पहले भी जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि फर्श बिछाए जाते थे स्कूल के अंदर क्लास में हमारी, और हम उस पर बैठकर ही पढ़ाई करते थे। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। और पता है आपको तख्ती पर लिखवाया जाता था। लेकिन जब हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी उस वक्त भी कुछ चीजें हमारी ऐसी थी, लेकिन उस टाइम हम क्या सीखते थे, आजकल हम क्या, जैसे हम डिप्लोमास करते हैं आज भी, लेकिन उस टाइम भी ऐसी चीजें सिखाई जाती थी। तो आपको अगर इस चीज के बारे में जानना है, अच्छे से मतलब पढ़ना है इसको, वैदिक काल क्या था आखिर, तो हमारे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक क्लास को देखना होगा। स्किप करके नहीं जाना है। देखिए स्किप करके जाते हैं आपका नुकसान होता है। आप आधा अधूरा क्यों पढ़ के जाना? 10 से 15 मिनट में आखिर आपका जाता ही क्या है? आप 10-15 मिनट अपने पढ़ने के लिए नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। तो चलिए पेन कॉपी उठा लीजिएगा, क्योंकि हेडिंग्स आपको ये याद होनी बहुत जरूरी है अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो देखिए, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशियन पीरियड ऑफ एजुकेशन, ये आपसे पूछा जाएगा। वैदिककालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्यों के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया उसके संबंध में वेदों से प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा मूल रूप से आध्यात्मिक तत्वों पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त और भी उनके अनेक पक्ष हैं जो इस शिक्षा प्रणाली को अद्वितीय बनाने में सहायक हुए। डॉक्टर अल्तिकर ने डेफिनेशन आपकी क्या दी है, देखते हैं। वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा का प्रकाश के स्रोत से अभिप्राय रहा है और यह जीवन के विविध क्षेत्रों में हमारा मार्ग आलोकित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्यों ने जिन शैक्षिक उद्देश्यों और आदर्शों को निर्धारित किया है, जिस शिक्षा प्रणाली की खोज को कि वह हजारों वर्षों के उपरांत भी आज के युग में अपने किसी न किसी रूप में विद्यमान है।
आर्यों द्वारा विकसित इस उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली की भी और अनेक विशेषताएं हैं। इन समस्त विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार है, देखते हैं। पहला आपका उपनयन संस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट या शॉर्ट किसी में भी पूछा जा सकता है। आपसे 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और आपका 15 मार्क्स 16 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं उपनयन संस्कार क्या था आखिर। वैदिक कालीन शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता थी उपनयन संस्कार। यह वैदिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ इस संस्कार के द्वारा होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, अतः बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। इस संस्कार के अंतर्गत बालक सर्वप्रथम गुरु के दर्शन करता था एवं तत्कालीन गुरुजन बालक की योग्यताओं और सद्गुणों को परखते थे और अपना निर्णय देते थे। उनके द्वारा बालक को शिक्षा का अधिकारी घोषित किए जाने पर ही दीक्षा का आयोजन होता था। वास्तव में उपनयन संस्कार के उपरांत ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था तथा ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। उस समय माना जाता था कि माता पिता बालक के शरीर को जन्म देते हैं, जिसे मात्र शारीरिक जन्म स्वीकार किया जा सकता है। गुरु के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता था तथा इस काल में बालक की आत्मा तथा मस्तिष्क विकसित होता था। इसलिए उपनयन के संस्कार को दूसरा जन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता था। समझ आया आपको क्या था इसमें? उपनयन का अर्थ क्या होता है? पास ले जाना, गुरु के समीप ले जाना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों के बालकों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था। इन 3 वर्णों को द्विज कहते थे। द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। उपनयन संस्कार न कराने वाले बालकों को हीन दृष्टि से देखा जाता था तथा उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। अतः स्पष्ट है कि वैदिक युग में शिक्षा अनिवार्य तथा सार्वभौमिक थी। विद्यारंभ संस्कार, अब उपनयन संस्कार के बाद आता है विद्यारंभ संस्कार। बालक उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुकुल में प्रवेश करता था। प्रवेश के उपरांत जिस दिन बालक की शिक्षा का आरंभ होता था उस दिन उसका विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। वैदिक शास्त्रों में इस संस्कार के लिए अक्षर स्वीकरणे शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसे आपको अपने एग्जाम कॉपी में लिख के आना है इस वर्ड को। कभी इसको ऐसे ही सोच रहे हो, ऐसे नहीं बोला, आप पेन कॉपी में लिख लीजिए, इसको पेन लीजिए और कॉपी लीजिए, लिखिए इन हेडिंग्स को। जिसका अर्थ अक्षर ज्ञान का प्रारंभ, अर्थात उस दिन से उसी अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। बालक गुरु के साथ सरस्वती तथा कुल देवताओं की उपासना के साथ अक्षर ज्ञान का प्राप्त करते थे। इस संस्कार के विषय में डॉक्टर वेद मित्र ने लिखा है। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतः सब जातियों के बालकों के लिए था। इसमें कोई जातिगत भेदभाव भी नहीं था। नेक्स्ट आते हैं हम समावर्तन संस्कार। थर्ड आपका शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत बालकों का समावर्तन संस्कार किया जाता था। तदोपरांत वे पुनः अपने घर जाते थे। अब क्या होता था? उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, अब वो क्या करेंगे? अब अपने घर वापस लौटेंगे। जैसे कि आज के टाइम में बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, कैंपस में, तो आप क्या करते हो? हॉस्टल में पढ़ाई पूरी करते हो, हॉस्टल में रह के फिर घर वापस आते हो। इस तरीके से आपका समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार गुरुओं के द्वारा संपन्न कराया जाता था। इस संस्कार के संबंध में डॉक्टर M.N. वर्मा लिखते हैं, यह संस्कार 25 वर्ष की आयु में किया जाता था। जिन लोगों की 25 साल की एज हो जाती थी तब यह संस्कार कराया जाता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। अभी हमने उपनयन संस्कार पढ़ा था, उसका अर्थ क्या था? पास जाना, यानी कि हम गुरु के पास जाते थे। समावर्तन में क्या हो गया आपका? आप 25 वर्ष की आयु में घर वापस लौटेंगे। उसमें कितनी उम्र थी? 5 वर्ष। सॉरी गाइस। जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा पूर्ण करके ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अब वो क्या था? ब्रह्मचर्य से अब आ जाएगा गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन क्या होता है? अपना परिवार संभालना, परिवार के लिए रोटी कमाना, इस तरीके से। तब यह संस्कार गुरु द्वारा संपन्न किया जाता था। संस्कार के लिए समय छात्र सनादि के
पश्चात नए वस्त्र धारण करता था। छात्र स्नान करने के बाद नए वस्त्र पहनता था। सर्वप्रथम गुरु उसे मधुपर्क देता था तथा समावर्तन उपदेश देता था। यह उपदेश निम्न वाक्यांशों में दिया जाता था। हे शिष्य, सदा सत्य बोलना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, श्रद्धा से दान देना, तुम्हें हमारा यही आदेश है, यही उपदेश है। इस तरीके से गुरु अपने शिष्य से करने के लिए बोलते थे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में दीक्षांत समारोह समावर्तन संस्कार का ही रूप है। जब आपका दीक्षांत समारोह होता है, कंप्लीट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कंप्लीट होती है, आपका दीक्षांत समारोह कराया जाता है, तब वो जो है इसी का रूप है पूरा। नेक्स्ट है गुरुकुल पद्धति क्या थी। जिस प्रकार वर्तमान युग में छात्र विद्यालयों में स्थित छात्रावासों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार गुरुकुल में रहकर ही छात्र अध्ययन क्या करते थे। गुरुकुल ग्राम एवं नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर शांत वातावरण में होते थे। प्रोफेसर वी कुमार ने इस संबंध में लिखा है, वर्तमान युग में आवासीय विद्यालयों की भांति प्राचीन काल में शिष्य गुरु के आश्रम अथवा गुरु के कुल गुरु गृह में स्थायी रूप से रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। ग्राम अथवा नगर के निकट से स्थित गुरुओं के आश्रम प्राकृतिक छटा से आच्छादित रहते थे। कोलाहल से सर्वथा दूर वृक्षों की शीतल छाया में अध्ययन करते हुए छात्र मानसिक रूप से एकाग्र और शारीरिक दृष्टि से पुष्ट थे। समय समय पर गुरुकुलों के से कुछ दूर स्थित ग्रामों अथवा नगरों में भिक्षाटन के लिए भी छात्र आया करते थे। गुरुकुल में गुरुओं की सेवा करते हुए छात्र शिक्षा तो प्राप्त करते ही थे, साथ ही गुरु के गृहस्थ संबंधी कार्यों में हाथ बटाकर गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना भी सीखते थे। भव्य मंदिरों के विशाल प्रांगणों में शिक्षण कार्य का उल्लेख मिलता है, तथा भी मुख्यतः गुरुकुल अथवा गुरु आश्रम ही शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यावसायिक शिक्षा। वैदिक काल में छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार के कौशलों में दक्ष बनाने के साथ ही जीविका का निर्वाह करने के लिए भी तैयार किया जाता था। जीविकोपार्जन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालकों को व्यावसायिक शिक्षा में कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा, औषधि शास्त्र की शिक्षा, सैनिक शिक्षा आदि का विकास हुआ। उपयोगी हस्तकलाओं में पीतल व मिट्टी की वस्तुएं बनाना, लकड़ी का सामान बनाना, कपड़ा बुनना, सोने और चांदी के आभूषण बनाना आदि की शिक्षा दी जाती थी। जैसे अब आप डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई से डिप्लोमा, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आता 6, कक्षा नाटकीय विधि। चेंज कर लेंगे ना। इस काल में कक्षा नाटकीय विधि भी प्रचलित थी। इस पद्धति में गुरु कक्षा के सबसे योग्य छात्र को नायक बना देता था। यह छात्र निम्न कक्षाओं को पढ़ाते थे। इस पद्धति में छात्रों को सहयोग मिलने के कारण गुरुओं पर अध्यापन का कार्य का भार जो कम हो जाता था। इस संबंध में डॉक्टर वेद मित्र लिखते हैं, कक्षा नाटकीय विधि विवेकशील विद्यार्थियों को भिक्षा कला सीखने का अवसर देती थी तथा इस तरह अपराध रूप से उसी कार्य को करती थी जिसे वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संपन्न करते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट पर आते हैं, विद्यार्थियों के जीवन संबंधी नियमों में कठोरता। वैदिक कालीन शिक्षा में विद्यार्थियों के कठोरता के साथ कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे सूर्योदय के पूर्व उठना, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हवन करना आदि। आज के समय में जल्दी से कोई सूर्य से पहले उठना तो दूर की बात, 10 बजे से 12 बजे से पहले उठ जाए। मैंने देखा है 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं होती है। खैर, सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए। सुबह का पढ़ना और दोपहर का पढ़ना या रात का पढ़ना, तीनों टाइम का कंपैरिजन कर लो आप, मॉर्निंग का सबसे बेस्ट होता है। यकीन नहीं होता तो अपना के देखिएगा। नेक्स्ट है, इन नियमों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर M.N. वर्मा ने लिखा है, वैदिक शिक्षा को प्राप्त करते समय छात्रों को अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे वैदिक शिक्षा को प्राप्त करते समय छात्रों को अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे आपका दिनचर्या, उनकी दिनचर्या कैसे होती है, यानी कि आपका उनका डे कैसे शुरू होता है। छात्र प्रातःकाल उठकर यानी कि सुबह उठकर शौचादि से निर्वृत्त होकर हवन आदि करते हैं। हवन के पश्चात वे अपने पढ़े हुए पाठों को दोहराते थे और तथा नए पाठों की तैयारी करते थे। आज के समय में क्या होता है, एक बार पढ़ लिया, सोचते हैं यार कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, लेकिन उनका कल परसों कभी नहीं आता।
और वे उस चीज को रिवाइज नहीं करते, फिर कहते हैं हमारे तो मार्क्स नहीं आए। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, आपको बार बार दोहराना पड़ता है। आज के समय भी ये चीज होनी चाहिए। मध्याह्न में भोजन करते थे, सूर्यास्त के समय वे संध्या भोजन करते थे तथा उसके पश्चात रात्रि को भोजन करते थे। आदतें। छात्रों में कोई भेदभाव नहीं देखा जा सकता था। सभी वर्ग के व्यक्ति, चाहे वे निर्धन हो अथवा धनी, सभी को सरल जीवन व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में भी ऐसा नहीं है। आजकल तो स्कूल रईस होंगे, अमीर होंगे तो हाई स्कूल में पढ़ेंगे, टॉप लेवल के स्कूल में। गरीब होगा तो जल्दी से नहीं पढ़ पाने का, लेकिन उसके पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं। देखो आज का समय फिर भी काफी चेंज है। भेदभाव आज के समय में भी देखा जाता है, कहने को तो नहीं है पर देखा जाता है। हम अपने आसपास देखते हैं, लेकिन वैसे अब काफी हद तक नहीं है। ये तो जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। नेक्स्ट है वेशभूषा। इस काल में विभिन्न जातियों के छात्रों की वेशभूषा भिन्न थी। प्रत्येक छात्र के लिए यगोपवीत धारण करना अनिवार्य था। प्रत्येक छात्र को मेखला धारण करनी पड़ती थी। छात्र अपने शरीर को मृग तथा बकरी की खाल से ढककर रखते थे। नेक्स्ट है आचार एवं व्यवहार। वैदिक शिक्षा में व्यवहार को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। छात्रों में शिष्टाचार युक्त आदतों तथा संयम का विकास किया जाता था। उन्हें जुआ, नृत्य, संगीत आदि से दूर रखा जाता था। आज के समय में आप किसी बच्चे को गेम से दूर करके देख लो, डांस म्यूजिक से दूर करके नहीं रहेगा। डांस म्यूजिक सही है, लेकिन जुआ बहुत गलत चीज है। ये तो गैम्बलिंग तो कभी नहीं करनी चाहिए। खान पान में मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करते थे, क्योंकि इनसे क्या होता है, सही जो इनका लॉजिक है, देखो आप जैसी चीजों का यूज करोगे आपका माइंड भी उसी तरीके से विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है काम, क्रोध, लोभ से रहित होकर वे पवित्रता का जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट पर आते हैं हम गुरु शिष्य संबंध। वैदिक काल में शिष्य गुरु की तन मन धन से सेवा करते थे। आज के समय में कोई टीचर सामने से जा भी रहा हो ना और स्टूडेंट नमस्ते भी कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। सेवा तो वो बहुत दूर की करेंगे। बच्चे ऐसा होता है कि टीचर्स खड़े रहते हैं, कॉलेज में तो मतलब ही नहीं है, टीचर से गुड मॉर्निंग भी करनी है, गुड आफ्टरनून भी करनी है, कुछ नहीं करना उन्हें, वो खड़े रहेंगे ऐसी। लेकिन आप देखिए किसी भी स्टेज पर पहुंच जाइए, मेरा एक ही कहना है, अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान करिएगा, क्योंकि शायद वही होते हैं आपको राह दिखाते हैं, आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप अपना जीवन सरलता से व्यतीत कर सके, अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उन्हीं की वजह से करते हैं। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु जा रहे हैं, टीचर्स जा रहे हैं हमारे आगे से और हम ऐसे ही निकल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत होता है। शिष्य गुरु के लिए समझ, श्रद्धा तथा विनय रखते थे। इस काल में गुरु को विशेष स्थान प्राप्त था। गुरु की सेवा करना उनका धर्म था। गुरु को छात्रों को बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरु के भी छात्रों के प्रति कुछ कर्तव्य थे। गुरु अपने छात्रों के विकास करने हेतु पूर्णतः सचेत रहते थे। गुरु छात्र तथा गुरु के संबंध इस प्रकार थे। छात्र के कर्तव्य: गुरु की आज्ञा का पालन करना, अध्ययन करना, पशु चराना, शिक्षा मांगना नहीं होगा यहाँ, लकड़ी चुनना, पानी भरना आदि। गुरु के कर्तव्य क्या थे? अध्यापन, छात्रों को भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आदि। नेक्स्ट आते हैं गुरु शिष्य संबंधों को विकसित करने में गुरुकुल प्रणाली का विशेष योगदान रहा। गुरु एवं शिष्य एक ही परिसर में रहते थे। गुरु छात्रों को प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखते थे। दोनों में पारस्परिक स्नेह, श्रद्धा के भावों का पूर्ण विकास इस काल में देखने को मिलता है। डॉक्टर A.S. एल्तेकर कहते हैं, शिक्षक एवं छात्र के संबंध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी ऐसे ही बने रहते थे। छात्र एवं गुरुओं के प्रत्येक संबंध के बारे में डॉक्टर एल्तेकर ने लिखा है कि इस प्रकार के संबंधों के लिए किसी संस्था की माध्यम से रूप में आवश्यकता नहीं होती थी। इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, छात्र तथा अध्यापक के मध्य संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं अपितु सीधे उन्हीं के बीच था। छात्र विद्या अध्ययन के लिए उन्हें लब्ध प्रतिष्ठित गुरुओं के पास जाते थे, विद्वता के कारण जिनकी ख्याति थी। 9 पॉइंट आता है आपका व्यवहारिकता का समावेश।
प्राचीन कालीन शिक्षा कोरे सिद्धांतिक आधारों पर ही अवस्थित नहीं थी। शिक्षा में व्यवहारिक पक्षों का पूर्ण ध्यान रखा गया था। विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक शैक्षिक गतिविधियां जैसे गोपालन, कृषि की शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा आदि की शिक्षा इसी तथ्य का संकेत स्पष्ट करती थी। डॉक्टर अल्तेकर ने इस संबंध में लिखा है, शिक्षा का उद्देश्य अनेक विषयों का साधारण ज्ञान मात्र करा देना ही नहीं था, अपितु उसका आदर्श विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कोटि के विशेषज्ञ बनाना था। इसी कारण व्यावसायिक शिक्षा में प्रायोगिक प्रायोगिक गाइस थोड़ा सा मुंह में भी छाले पड़े हुए हैं, उस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा बोलने में, उसके लिए मैं सॉरी, आप सभी से माफी चाहूंगी। प्रायोगिक शिक्षण पर बल दिया जाता था। नेक्स्ट 10 पॉइंट, अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा। प्राचीन कालीन शिक्षा की एक अन्य प्रमुख विशेषता थी शिक्षा का अनिवार्य एवं निशुल्क होना। प्राचीन काल में शिक्षा निशुल्क दी जाती थी और शिक्षा सर्वसुलभ थी, परंतु विद्वानों के अनुसार शिक्षा अनिवार्य थी। ब्राह्मण का कर्तव्य ही शिक्षा प्रदान करना समझा जाता था। छात्र अपनी शिक्षा समाप्ति पर ही गुरु को दक्षिणा के रूप में पशु, अन्न, भूमि देता था। डॉक्टर वेदमित्र के अनुसार उनका यह विचार मनु के इस कथन पर आधारित है। मनु का कथन है कि राज्य और समाज 5 या 8 वर्ष की आयु के पश्चात बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना देना चाहिए और जो व्यक्ति अपने बच्चों को इस आयु के पश्चात घर पर रखे उनको दंड दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य। प्राचीन कालीन शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण, धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता आदि पर आधारित भावनाओं का विकास करना था। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार ईश्वर की भक्ति, धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की अभिवृद्धि, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य थे। नेक्स्ट है 12 पॉइंट, शिक्षा का स्वरूप। प्राचीन कालीन शिक्षा का स्वरूप धर्म पर आधारित था। शिक्षा का संपूर्ण कार्यकलाप धार्मिक अनुसंधानों के रूप में संपन्न होता था। गुन्नार मिड्डल के अनुसार शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले धार्मिक व्यक्तियों के निर्देशों का संकलन थी। मंत्रों, वेदों, धर्मों, ग्रंथों का उस समय पाठ किया जाता था जब तक वे कंठस्थ नहीं हो जाते। कंठस्थ मतलब होता है रट नहीं जाते, आपको याद नहीं हो जाते थे, रटना नहीं कह सकते, याद होना। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। प्राचीन काल में प्रत्येक छात्र को जीवन के विशिष्ट भाग में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। आचरण की शुद्धता को प्रमुखता दी जाती थी। अविवाहित छात्रों को ही गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम, यानी कि आपका करिकुलम कैसा था। प्राचीन कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में वेदों को सर्वप्रमुख स्थान दिया गया था। छात्रों को चारों वेदों का अध्ययन कराया जाता था। इसके अतिरिक्त छंदशास्त्र, गणित, तर्क, दर्शन, व्याकरण आदि को भी पाठ्यक्रम में समुचित स्थान दिया गया था। तर्क होता है जैसे आपका रीजनिंग है आज के समय में। परंपरागत अभिवृत्ति पाठ्यक्रम का प्रमुख आधार थी। यज्ञ तथा अन्य संस्कार विधियों का प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान किया जाता था। ऊपरी विद्या के अंतर्गत इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विद्या, चिकित्सा आदि विषय पढ़ाए जाते थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, अतः संस्कृत का ज्ञान आवश्यक था। संपूर्ण वेदांगों को समझने के लिए तर्कशास्त्र को विशेष महत्व प्राप्त था। 15 पॉइंट दिया है, दंड व्यवस्था कैसी थी। प्राचीन काल की शिक्षा में दंड की आवश्यकता नहीं होती थी। शारीरिक दंड तो निषिद्ध था। आवश्यकता होने पर गुरु छात्र की शुद्धि के लिए उद्दालक व्रत का पालन करने के लिए दंड देते थे। उद्दालक व्रत में छात्रों को लगभग 3 माह अत्यंत अल्पाहार में रहकर आत्मशुद्धि करनी पड़ती थी। 2 महीने तक जोग के मांड, बरेली गुरुल, 1 महीने तक दूध, आधे महीने तक छेना, मिस्का सॉलिड पार्ट ऑफ मिल्क, 8 दिन तक व्रत, 6 दिन तक बिन मांगी भिक्षा तथा 3 दिन तक केवल पानी का सेवन करना पड़ता था तथा 1 दिन निराहार रहकर गुजारना पड़ता था। इस तरह की उस टाइम दंड व्यवस्था थी, यानी कि आपकी पनिशमेंट जो स्थिति थी वो ये थी, आपको इस तरीके से पनिशमेंट दी जाती थी। नेक्स्ट है नारी शिक्षा। वैदिक काल में नारी शिक्षा को प्राप्त महत्व दिया गया था। वैदिक काल में महिलाओं को विद्या अध्ययन का पूर्ण अधिकार था। अधिकांश माता पिता अथवा कुल पुरोहित लड़कियों को घर पर शिक्षा दिया करते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले तक लड़कियां घर पर ही
अध्ययन करती थी। 17 पॉइंट है परीक्षा प्रणाली। वैदिक काल में सामान्यतः औपचारिक परीक्षाएं नहीं होती थी। अध्यापक प्रतिदिन छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करके आगे का पाठ पढ़ाता था। अध्यापक छात्रों की कमियों एवं त्रुटियों को इंगित करता था तथा छात्र अपनी इन कमियों को दूर करता था। अध्यापक तब तक संतुष्ट नहीं हो जाता था, वह आगे का पाठ प्रारंभ नहीं करता था। प्रतिदिन का यह ज्ञान प्रशिक्षण छात्रों को अध्ययन के प्रति सजग रखता था। जब अध्यापक यह समझता था कि छात्र ने आवश्यक ज्ञान प्राप्ति कर लिया है, तब उस छात्र का अध्ययन समाप्त समझा जाता था। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी ये क्लास और बहुत मेहनत से बनी है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। कमेंट करिएगा जरूर और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा आपका। हम कंप्लीट करेंगे इस यूनिट को जल्द से जल्द। आप डेली क्लास करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।